स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जुनो मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो मैंने पहले इससे पहले बताया था न्यू होराइजन के बारे में। तो ये समझिए न्यू होराइजन एक कैटलॉग में बनाया गया था। उस कैटलॉग का नाम है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। ये एक मिड बजट का है, मतलब नासा का प्रोग्राम ऐसा नहीं होता कि सबके सबको बहुत जितना पैसा चाहिए उतना दिया जाता है। बहुत सारे का कैटेगरी बनता है। मतलब समझिए एक है लो बजट जिसमें टेस्टिंग की जाएगी, एक हो गया मिड बजट, ये मिड बजट का था, एक होता है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप में हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सब फ्लैगशिप में आता है। तो ये मिड बजट जैसे कि न्यू होराइजन था। और इसका मेन काम इस मिशन का था कि जुपिटर को पढ़ना। और यहाँ पे एक बात जरूर समझिए, जुपिटर में बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारे मून इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसका मेन काम जुपिटर को पढ़ना था, उसके चांद को नहीं। तो इसलिए सेकंड प्रोग्राम बना जो न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था। ये 15 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया एटलस 5 से। और चूंकि ये मिशन काफी टाइम से चल चुका है तो इसका थोड़ा बजटिंग आया है करीब करीब $1.5 बिलियन। मतलब अभी भी चल रहा है इसलिए 1.5 हो ही जाएगा, खींच जाएगा। तो इसको टारगेट, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार जनरली हम लोग जब भी गैस जाइंट पे जाते हैं, गैस जाइंट में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उसके जो मून्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे गोल इसका डिफरेंट था। इसका गोल था कि भैया सिर्फ और सिर्फ जुपिटर को समझना है। अगर मून साइड में दिख जाता कैमरा में बल्ले बल्ले, लेकिन मेन काम है कि जुपिटर को समझो, क्योंकि जुपिटर का कंपोजिशन ठीक से नहीं पता। हम लोग को पता है कि वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन उसका कंपोजिशन कैसे कैसे वो बटा हुआ है, मतलब क्या ऊपर में हीलियम है कि ऊपर में हाइड्रोजन है। मेटालिक हाइड्रोजन का जो उसका कोर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मतलब कंपोजिशन क्या है, क्योंकि उसमें है अमोनिया भी है, उसमें बहुत सारा चीज जो कि ऊपर पे सरफेस लेवल पे है, लेकिन ये सब कैसे बटा हुआ है इसके लिए एक ध्यान से पढ़ाई करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब चूंकि ये दादाजी हैं, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में इनका ग्रेविटी सबसे बड़ा है, सबसे बम बम है, तो इनका ग्रेविटी क्या इक्वल मतलब अच्छे से बटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के जनरली मैथमेटिकल असम्पशन ये होता है कि आपका सामान जितना बड़ा होते जाएगा, मतलब जो भी प्लैनेट है जितना बड़ा होते जाएगा उसकी ग्रेविटी उतनी स्मूथ हो जाती है। जैसे कि चांद के केस में ऑर्बिट रखना बहुत फजीयत है, क्यों? उसका ग्रेविटी अनबैलेंस है, मतलब ऐसे 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 करके आपको ऑर्बिट करना पड़ेगा। और ये होता है, जो भी हम सैटेलाइट रखते हैं कुछ साल के अंदर गिर जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसकी ग्रेविटी उतनी स्मूथ नहीं है। लेकिन वही धरती बड़ा है, 6,000 किलोमीटर का मोटा तगड़ा हष्टपुष्ट है, तो ग्रेविटी स्मूथ है। अब ये दादाजी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग का हिसाब ये था कि इसका ग्रेविटी एकदम पॉलिश हो, एकदम स्मूथ। तो क्या वो एक्चुअली है कि नहीं, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि धरती में रेडियो में, नॉर्मल रेडियो में, अगर आप खाली रोड रोड में जा रहे हैं तो आपको सुनाई देने लगेगा इसका आवाज। और इसका पोलर रीजन्स को भी पढ़ना था। और इसमें भी वैसे ही रेडिएशन बेल्ट है जैसे धरती में होता है। जनरली हर जगह रेडिएशन बेल्ट होगा अगर बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो। और ये दादाजी तो सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो ये सब गोल था कि मतलब प्लैनेट को पढ़ो, ना कि उसके मून्स को। अब बात करते हैं पावर और प्रोपल्शन का। अब ये समझिए, जनरली इतना दूर अगर आप कुछ भेज रहे हैं तो सोलर पावर का कोई मतलब नहीं है। तो नासा जनरली आरटीजी का इस्तेमाल करता है। जो मैंने पिछले 3 मिशन के बारे में बताया वो तीनों में आरटीजी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आरटीजी को जो चलाने के लिए प्लूटोनियम चाहिए। प्लूटोनियम वेपन्स ग्रेड मटेरियल होता है, इसलिए उसे मतलब जब पीस ट्रीटी साइन की गई थी तो उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। नासा के पास एक स्टॉक है, बस वही स्टॉक है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसी कारण से इस मिशन को हटा दिया गया, भैया नहीं, तुमको हम प्लूटोनियम में वो स्टॉक मिशन रखा गया है, मतलब मार्स रोवर्स के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। तो इस मिशन के लिए था ही नहीं कि भैया इनको आरटीजी नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो बनाया गया कि भैया इसे सोलर पावर पे बनाते हैं। अब बात है कि मैंने अभी बोला कि सोलर पावर काम नहीं करता है, तो आप समझिए कैसे ये लोग किया कि सोलर पैनल देख रहे हैं आप, साइज बहुत बड़ा, मतलब बड़ा सोलर पैनल है। और इसको अगर आप धरती के मतलब ऑर्बिट पे चालू कर देते तो लगभग 14 किलोवाट की एनर्जी आती। बम बम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। 14 किलोवाट के बच्चों को खेलने की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा पावर, मतलब एक दो तीन घर का फुल लोड भी उतना ही होता है। तो बहुत पावर है। लेकिन जैसे ही वो जुपिटर में पहुंचेगा वहां पे इसका करंट रनिंग पावर करीब 486 वाट है, समझ लो। इसीलिए जनरली इतने दूर पे जब कोई मिशन भेजा जाता है तो वो कोशिश की जाती है कि उसको आरटीजी दिया जाए। यहाँ पे ये सोलर पे कर रहे हैं, और थैंकफुली ये मिशन रिसेंट है, तो आजकल हम लोग का कंप्यूटर जो है काफी इफिशियंट हो गया, तो इतने पे काफी बड़े मिशन किए जा सकते हैं। और इसमें एक मेन इंजन था, क्योंकि ये इतना स्पीड से हम लोग इसको भेज रहे हैं, ये तो सीधे निकल जाएगा, मतलब मेन है गैस जाइंट आया, निकल गया। अब इसको स्लो करना जरूरी, नहीं तो ग्रेविटी कैप्चर नहीं होगा। तो स्लो करने के लिए इसमें एक मेन इंजन दिया गया था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का मेन इंजन, जिसका काम था स्पीड इतना कम करो कि ग्रेविटेशनल वेल में फंस जाओ। मतलब समझिए ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल ना जाए, उसको जाके ऑर्बिट करने लगे, इसीलिए उसका मेन इंजन दिया गया था।
ये फेल हो गया, मतलब काम किया लेकिन इसका डिफेक्ट आ गया इसके बाद। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे थ्रस्टर्स होते हैं जो हर जनरली दिया ही जाता है हर चीज़ में, और इसको स्पिन किया जा रहा था। स्पिन करने का दो कारण था, पहला इसको स्टेबलाइज कर देता है, दूसरा इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक मीटर ऐसे लगा हुआ है, ये घूमते घूमते रहेगा, तो अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे ट्रजेक्टरी का दिखेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, आपको दो जगह पे डेटा स्टडी करने को मिल जाएगा, मतलब आप एक पूरे बैंड में डेटा स्टडी कर रहे हैं, ना कि मतलब सिर्फ एक पॉइंट डेटा रहे, इसीलिए इसे स्पिन करना जरूरी भी था। तो मतलब सोलर पैनल के चलते उनको इतना बड़ा बनाना था, तो उनको आइडिया आया कि क्यों ना इसको स्पिन ही कर देते हैं। तो काफ़ी मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने कम पावर पे, मतलब सोलर पावर पे इतना दूरी में कोई मिशन कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका ऑर्बिट को समझना थोड़ा ये ज़रूरी है, क्योंकि अब इसके पास सोलर पैनल है, तो यानी इसको हमेशा सनलाइट में रहना, नहीं रहेगा सनलाइट में हीटर्स बंद हो जाएंगे, रेडियो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, और एक बार मेन प्रोसेसर ये सब का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, काम खत्म। तो ऐसा ऑर्बिट इसके लिए सेलेक्ट किया गया कि जिसमें ये कभी भी शेडो में नहीं आएगा। तो अब बोले ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऑर्बिट कर रहे हो शेडो में से, आप समझिए इलिप्टिकल प्लेन चेंज कर दीजिए। जैसे कि अगर आप समझिए आप जहाँ से हो वहाँ सन है, यहाँ जुपिटर है, अगर मैं ऐसे ऑर्बिट कर रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ शेडो में, लेकिन क्या होगा अगर मेरा ऑर्बिट ऐसे हो, तो मैं शैडो में नहीं जाऊंगा। इसीलिए इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल बनाया गया था। और इसका ये एक कारण नहीं था कि सिर्फ सनलाइट मतलब ये किया जाए, सिर्फ सनलाइट के लिए किया जाए, उसका दूसरा कारण था इसका, मैंने कहा था रेडिएशन बेल्ट इतना तगड़ा है कि अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल जाएंगे, मतलब बोल जाएंगे ऐसा नहीं कि गया तो तुरंत खत्म हो गया, लेकिन समझिए लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा इनका। तो जितना कम कोशिश कर रहे थे इसको अवॉइड करें, अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका पोल से जाओ। पोल से जाने पे तो ये बहुत कम देर मेन रेडिएशन बेल्ट में रहते हैं और निकल लेते हैं फटाक से, पोल से घुसते हैं पोल से निकल लेते हैं। और मतलब इसमें भी इनको डाउट था कि अगर ऐसा करते हैं तो शायद इनका मेन कैमरा सेंसर स्वाहा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ थैंकफुली। और ये लोग बहुत शील्डिंग किए थे, और वर्स्ट के सिनेरियो मान के चल रहे थे कि इतना रेडिएशन होगा और हमारा स्पेसक्राफ्ट एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो टिक जाना चाहिए, लेकिन रेडिएशन बहुत कम निकला और इनका सारा इंस्ट्रूमेंट बल्ले बल्ले काम कर रहा है। तो ये समझिए कि बहुत नजदीक आ गए। जब ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट आप बना रहे हो ना, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाने में ये फायदा रहता है कि आप सरफेस के बहुत नजदीक जा सकते हो, बहुत नज़दीक। तो ये इतना नज़दीक चला गया कि 4200 किलोमीटर तो सरफेस से ऊपर चला गया, मतलब ये सरफेस है 4200। अब ये बोले ये दूरी तो अभी भी सुनने में ज़्यादा लग रहा है, आप ये समझिए ये धरती में अगर किया जाए तो इसे कहा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट। ये बहुत नज़दीक से गुजरा। तो ये इससे इसीलिए इसे जो डेटा कलेक्शन हुआ है मतलब गैस जायंट का, बहुत थॉरो हुआ है। मतलब क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के नीचे क्लाउड्स हैं, उसके नीचे जो क्लाउड है उसके नीचे जो फ्लो है, उसके नीचे जो जेट स्ट्रीम है, ये सब देखा, मतलब 5-6 लेयर का डेटा मिल गया। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया था वो बनाया गया था 300 किलोमीटर की गहराई तक देख सके। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के चलते एक फ़ायदा है कि मतलब हमेशा सनलाइट में रहते हैं, बहुत नज़दीक चले जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट है कि 53 डेज में इसका मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूजलेस रहता है, क्योंकि जब ये दूर रहता है कुछ खास कर नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि डेटा नहीं कलेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है, और इसे कोशिश किया जाता है कि जल्दी ही यहाँ से किया जाए। अब यहीं पर मैंने आपको बताया इनका मेन इंजन फेल हो गया। पहला ये जो 53 डे का ऑर्बिट था ये फेज 1 था कि मतलब मिशन को ले जाओ, फाइन ट्यून करो, डेटा कलेक्ट करो, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे ये हिसाब था कि 11 डे का एक ऑर्बिट बनाएंगे जो इससे भी टाइट रहेगा, और जब डेटा मिल चुका रहेगा कि कहाँ पे रेडिएशन बेल्ट है, कहाँ पे अवॉइड करना है, तो इसको छोटा करेंगे ताकि वो ज़्यादा साइंस कर सके। लेकिन चूंकि मेन इंजन फेल हो गया था, मतलब फेल एज एन उन टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन उनको प्रेशराइजेशन टेस्ट में ही पता चल रहा था कि इनका सारा वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्टिकी हो जा रहा है। तो बोले कि अगर इंजन गलत टाइम पे फायर कर गया या ज़्यादा देर तक फायर कर गया, ऑर्बिट जो है अभी है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण से उसको मिशन को बोल दिया कि भाई ठीक है कैंसिल करो, ऐसे ही करके 53 डे से ही काम चलाओ। तो ऑर्बिट इसका वैसा ही है अभी भी। अब बात करते हैं इससे कितनी जानकारी आई। अब यहाँ पे समझिए कई बार साइंस में ऐसा मिशन होता है कि जहाँ हम लोग मैथमेटिकली कुछ सोचते हैं, जैसे कि पिछला मिशन में था कि कसीनी मिशन में कहा जाए, अगर मान लीजिए कि हम लोग अस्यूम करें ये प्लैनेट ये मून है, मून के अंदर मतलब सरफेस पे बर्फ है, बर्फ के अंदर हम लोग गेस कर रहे हैं कि पानी है। ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब कसीनी मिशन में क्या हुआ, वो एक वॉल्केनो निकला, वॉल्केनो से पानी निकला, स्पेसक्राफ्ट पानी के अंदर से गुजर गया। तो मतलब एकदम डिटेल पता चला नहीं हम लोग पानी बोल रहे हैं तो है पानी, नमकीन पानी है। तो इतना एक्यूरेट बार बार हम लोग नहीं होता। ये मिशन उसका बहुत अच्छा है। हम लोग का सारा असम्पशन गलत निकला, ये सोच के गए थे वो निकल गया, हर सही सोच के गए थे दिखाई निकल गया। मतलब हर एक चीज़ इसमें उलट पुलट आया है। मतलब पूरी तरह से हमारा अंडरस्टैंडिंग
को ये चेंज कर दिया। तो इसीलिए इसका कोई साइंटिफिक मिशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो कई घंटों के वीडियो मैंने कुछ कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो 15-16 मिनट का एटलीस्ट एक रफ आइडिया दे देते हैं, वो वीडियो नीचे दे दिए हैं। क्योंकि देखिए ये चेंज कर दिया हम लोग का, मतलब गेस वर्क जो था वो काफ़ी बुरी तरह से ऑफ था। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग हाइड्रोजन सोच रहे हैं तो वहाँ पता चला कि नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मतलब हम लोग सोच रहे थे कि उसका जो गैस का लेयर जो होगा, मतलब थिन गैस का जो लेयर होगा वो सिर्फ 100 किलोमीटर, पता चला वो 550 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे जाता है। सोचे थे कि ग्रेविटी एकदम स्मूथ होगी, ग्रेविटी एकदम उबड़ खाबड़ है। यानी कि इसका मतलब है कि अंदर तक में भी जो लिक्विड मेटल है, यानी मेटालिक हाइड्रोजन का जो लेयर है वो भी एक्टिव है, वो सॉलिड नहीं है, वो एक्टिव है, वो घूम फिर रहा है। क्योंकि जुपिटर का स्पिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज घूमता है, वो 10 घंटे के अंदर ये कर लेता है, उसका एक दिन पूरा हो जाता है। तो इसी कारण से हम लोग को जुपिटर के बारे में पूरी तरह से दोबारा सोचना पड़ेगा। अच्छा, मतलब डेटा था, एक्यूरेसी हम लोग का गलत था, ये मिशन पूरा अच्छे से हटा दिया सबको, अच्छे से डिटेल दे दिया। अब इस पे काम हो रहा है, इस पे अभी मतलब कई साल तक काम किया जाएगा। और इसका जो ऑर्बिट मेन इंजन खराब हो गया, मेन ऑर्बिट नहीं कर पाए, लेकिन इस पे अब नासा लोग इंजीनियर्स को फ्री को तो मिलते नहीं है, वहाँ पे जो बैठे हैं उनका भी पैसा देखना है। तो इनका टारगेट किया गया है जुलाई 30 तक में ऑर्बिट इतना टाइट कर देंगे कि वो फाइनली क्रैश कर जाएगा। 2021 में इस मिशन को एंड कर दिया जाएगा। जैसे कि कैसिनी के साथ किया गया था, उसको क्रैश किया गया था, इसको भी वही किया जाएगा, क्रैश कर दिया जाएगा, ताकि वो गलती से भी किसी मून्स पे ना भिड़े। क्योंकि मून में लाइफ होने का बहुत ज़्यादा अब चांस हो रहा है, तो लोग चाहते हैं भैया सेफ्टी के लिए रहे, मतलब उसको क्रैश कर देते हैं। तो और इसमें एज ए ट्रिब्यूट गैलीलियो के लिए एक प्लैक बना के दिया गया था, जो मतलब ये मेटल का प्लैक है, मतलब ये ट्रिब्यूट के तौर पे दिया गया था। इसमें गैलीलियो का एक पोर्ट्रेट है और इसमें लिखा हुआ जो चीज़ है ये मतलब गैलीलियो के खुद के जर्नल से लिखा गया, मतलब डिक्टो कॉपी करके इसको बनाया गया है। तो एज ए ट्रिब्यूट ये डाला गया है। और जूनो का केस में ये भी किया गया था, जूनो कैम एक तो बनाया गया था, वो कैमरा नासा नहीं छुएगा, वो कैमरा डेटा लेगा, डेटा आएगा डीप स्पेस नेटवर्क से और उसे सीधे वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। उस डेटा को प्रोसेस करके लोग इमेज बनाते हैं, वो एक समझिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया था कि डेटा आएगा, हम आपको दे देंगे, आप सल्टाओ उसको। मतलब वो समझिए साइड में एक मिशन के तौर पे डाल दिया गया है कि ठीक है वो कैमरा था, ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। और उसमें लोग इतना भयानक भयानक, मतलब रॉ डेटा आप देखोगे आपको समझ भी नहीं है क्या है, लेकिन उसको लेके प्रोसेस करना, इस लेयर को इस लेयर के ऊपर लगाना, डेटा को कैलिब्रेट करना, फाइन ट्यून करना, उससे मतलब जो एक्चुअल होता है ना, आपको भी सुनते हैं इमेज, तो इमेज बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगता है। जनरली आप कैमरा ये सब प्रोसेसर में कर देता है, लेकिन जब ये ऐसे गैस जाइंट के बारे में बात किया जा रहा है तो कंप्यूटर के पास कोई एल्गोरिथम ही नहीं है इसको प्रोसेस करने का, तो इसीलिए आदमी लगते हैं ये सब करने के लिए। और क्या माय गॉड क्या क्या रिजल्ट आया है, बम बम। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा मिशन, मतलब मेन इंजन फेल होने के बावजूद भी ये मतलब हम लोग को एकदम एक थर्स्ट झटका दे गया। देखो कई बार तुम्हारा गैस सही हो सकता है, लेकिन कई बार गैस गलत हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल तंदुरुस्त मिशन रहा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जूनो मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दें, मैं डिसलाइक 2 बार दबाता हूँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कमेंट देंगे, तो मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।